नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें 29 साल की महिला जज ने सिविल कोर्ट में वो बतौर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात होती है, उसने अपने सरकारी आवास में मौत को गले लगा लिया था। हालांकि जब वो 10 बजे अपने शिफ्ट पर नहीं पहुंचती, कोर्ट परिसर में नहीं पहुंचती, जिसके बाद उनके दोस्त, उनके वहां पे काम करने वाले साथी जो रहते हैं वो लगातार उसे फोन करते हैं, जिसकी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जिसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है, जिसके बाद तोड़कर पुलिस अंदर घुसती है तो अंदर का मंजर देख पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो महिला जज है 29 साल की, वो पड़ी होती है वहां पर जमीन पर, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान परेशान रह जाती है कि लोगों को न्याय दिलाने वाली ये महिला आखिर खुद कैसे न्याय के लिए लड़ी नहीं। जो भी उसके साथ हो रहा था उसके साथ उसने लड़ा नहीं, बल्कि वो अपनी जिंदगी हार गई और इस कदर हारी कि लोग देखकर उसे हैरान परेशान हैं। अब इस केस को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि महिला जज के पिता भी सामने आए हैं। इसके साथ ही उस बंद कमरे से जो एक नोट बरामद किया गया था, हालांकि उसकी पुष्टि पुलिस ने कर दी थी कि उसने एक नोट लिखा है जिसमें उसी की हैंडराइटिंग है। बाकायदा उसने जो कंटेंट लिखा है उस पर हस्ताक्षर भी सिविल जज के ही हैं, लेकिन फिर भी उस नोट में क्या लिखा था ये सारी चीजें कल नहीं सामने आई थी। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे कि आखिर उस महिला जज ने मौत को गले लगाने के पहले अपने एक नोट में क्या क्या लिखा था। अगर वो नोट आप सुनेंगे तो जरूर आप भी मायूस हो जाएंगे कि आखिर इतनी जद्दोजहद परिस्थितियों से लड़ने वाली लड़की आखिर खुद को कैसे इस कदर से जिंदगी हार बैठती है। आपको बता दें कि ज्योत्सना राय, हम बात कर रहे हैं ज्योत्सना राय की, जो 29 साल में मौत को गले लगा लेती है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस सरकारी आवास में वो रहती थी, वहां के पड़ोसियों ने बताया है कि एक दिन पहले, यानी घटना 3 तारीख की बताई जा रही है, यानी शनिवार 10 बजे की बताई जा रही है, जब वहां पर उसके घर का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर ज्योत्सना नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी होती है। इसके साथ ही एक नोट बरामद होता है। लेकिन वहीं अगर बता दें कि एक दिन पहले की बात करें तो 2 फरवरी की बात है, शुक्रवार की रात 11 बजे की बात है, जहां पर पड़ोसियों ने बताया कि उस सरकारी आवास के पहले मंजिला पर ज्योत्सना राय रहती थी। उसके कमरे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, यानी किसी से वो फोन पर बात कर रही थी। लगभग रात के 11 बजे का ये कांड है जिसमें वो फोन पर बात कर रही थी, लेकिन बातचीत में ऐसे लग रहा था वो किसी से झगड़ रही थी फोन पर ही। ये पड़ोसियों ने ये दावा किया है कि उन्होंने उसके कमरे से ये आवाजें सुनी थी जिसमें ऐसे लग रहा था कि वो फोन पर किसी से झड़प कर रही है, लड़ाई कर रही है। इसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है, पंचनामा करती है, तो ये सारी चीजों का खुलासा हुआ है। इसके साथ आपको बता दें कि लड़की के जो पिता हैं, यानी ज्योत्सना राय के पिता अशोक ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बकायदा एफआईआर में कुछ ऐसी चीजें लिखी है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई कि आखिर एक लड़की जो सुसाइड नोट में ये सारी कहानी लिखती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके पिता आते हैं और पिता जो सारी कहानी बताते हैं उसके पूरी तरह से विपरीत कहानी है। यानी लड़की ने जो नोट में लिखा था और पिता ने जो एफआईआर में लिखा है, दोनों चीजें बहुत विपरीत है। जिसके बाद पुलिस इसके एफआईआर तो दर्ज कर लेती है। पिता ने ये कहा कि उनकी बेटी किसी भी तरह से, कैसी भी परिस्थिति में मौत को गले लगाने वालों में से नहीं थी। वो एक कठोर दिल की थी, एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी और वो ऐसा करेगी ऐसा उनके परिवार में कोई सोच नहीं सकता। यहाँ तक कि पिता अशोक का ये भी दावा है कि उनके परिवार में कोई भी ऐसी मानसिकता वाला नहीं है कि वो परिस्थिति के आगे घुटने टेक दे और इस तरह से जिंदगी को त्याग करके अलविदा कह दे। सबसे पहले हम एफआईआर की बात करते हैं कि आखिर ज्योत्सना राय के पिता जो अशोक हैं, उन्होंने बदायूं में जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें क्या कुछ लिखा है उस पर हम जिक्र करते हैं। दरअसल पिता की माने तो पिता ने कहा कि उनकी बेटी शुरुआत से ही तेज दिमागी थी, वो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, जिसकी वजह से उसने सारी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो पीसीएस का हो। सारी एग्जाम में उसने अच्छे परसेंटेज से पास किया है, जिसके बाद वो जज के पद पर तैनात होती है। आपको बता दें कि साल 2019 में उसकी पहली पोस्टिंग अयोध्या में हुई थी, जिसके 3 साल में वो वहां रहती है, उसकी पहली पोस्टिंग होती है अयोध्या में, वो बतौर जज वहां भी कार्यरत होती है। जिसके बाद उसका हाल ही में 29 अप्रैल साल 2023 में पोस्टिंग होती है बदायूं कोर्ट में,
जहां पर वो बतौर सिविल जज जूनियर डिवीजन मजिस्ट्रेट होती है और उसी पद पर तैनात रहती है, जिसमें वो शुक्रवार बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे वो कोर्ट परिसर से बाहर आई थी और अपने आवास के लिए निकल गई थी, जहां पर लास्ट पड़ोसी ने जो देखा है रात 11 बजे वो फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी और फोन पर ही कहाँ सुनी हो रही थी, जिसकी आवाज पड़ोसियों ने सुनी थी और पुलिस को ये बाकायदा उन्होंने बयान में लिखा है। जब पिता ने कहा कि उनके एफआईआर की अगर पिता की बात करें तो पिता ने कहा कि उनकी बेटी हमेशा से कठोर और मजबूत इंसान रही है, वो कभी भी इतने मतलब परिस्थितियों के आगे त्यागने वाली लड़की नहीं थी। यानी पिता ने जो आशंका जताई है, वो मर्डर की आशंका जताई है कि उस कमरे में, उस सरकारी आवास के बंद कमरे में जो उनकी बेटी थी हो न हो उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, कुछ लोगों ने ये सारे कारनामे किए होंगे, कांड किया होगा, जिसके बाद इसे दिखाया कुछ और जा रहा है। लेकिन जो इनका मोटिव है, यानी जो हत्या की गई है, उनकी बेटी की जो लाश मिली है, उनका यही मानना है कि बेटी का मर्डर किया गया है, ना कि उसने खुद से मौत को गले लगाया है। बकायदा पिता ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पिता ने बहुत सारी लड़की के बारे में बताया है कि उनके घर में भी कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह से वो परिस्थिति के आगे घुटने टेक दे। अब बात करेंगे कि आखिर ज्योत्सना राय ने उस बंद कमरे में जो राज छोड़ा था, यानी एक नोट छोड़ा था, जिसकी जो नोट लिखा था, यानी उसकी जो हैंडराइटिंग थी, हस्ताक्षर थे, ये सारे वेरीफाई कराए गए। कोर्ट से भी बुलाया गया था, पेशकार जो होते हैं वो आए और बाकायदा उन्होंने हैंडराइटिंग चेक किया, हस्ताक्षर चेक किया, जिसमें उन्होंने भी यही पुष्टि की कि ये दोनों ही ज्योत्सना राय के ही है। यानी जो नोट उनके कमरे से बरामद हुआ था वो नोट किसी और ने नहीं लिखा था या मैनिपुलेटिव नहीं है, वो यही है। लेकिन दूसरी ओर पिता ने एफआईआर में ये साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी के साथ किसी ने कुछ अनहोनी किया है, गलत हुआ है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। और पुलिस से उन्होंने गुजारिश की है कि उसकी बेटी की तहकीकात की जाए, जांच की जाए कि आखिर उसने क्या, उसके साथ हुआ क्या था। और उन चंद मिनटों की बात करें या चंद सेकंड की बात करें कि ऐसा क्या हो गया, या वो एक दिन पहले की बात करें कि एक दिन पहले वो अगर रात के 11 बजे फोन पर लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो वो कौन था फोन पे सामने, जिसकी वजह से ये सारी चीजें थी। पिता का ये भी मानना है कि अगर उनकी बेटी किसी भी प्रकार से डिप्रेशन या किसी भी बीमारी से जूझ रही होती तो परिवार को पता होता। यानी बेटी डिप्रेशन से गुजर नहीं रही थी, पिता का ये कहना है। और जो कुछ भी उसने नोट में लिखा है, कहीं ना कहीं पिता की बातों को वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब बात करेंगे कि बेटी ने उस नोट में क्या लिखा था, यानी बंद कमरे में मौत को गले लगाने से कुछ सेकंड पहले उस बेटी ने क्या लिखा था, अब उस पर बात करेंगे। दरअसल ज्योत्सना राय ने अपने कमरे में एक नोट छोड़ा था। जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़ती है और उस कमरे में घुसती है तो पुलिस वहां का मंजर देखती है तो उन्हें उनका भी होश उड़ जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जो एक हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि वो जज है। और इस परिस्थिति में आखिर उसकी बॉडी मिलना पुलिस के लिए भी जांच का विषय था, जिसके तहत पुलिस ने वहां पे फॉरेंसिक टीम और सारी चीज़ों को बुलाया, जिसके बाद वहां से एक नोट बरामद हुआ और उस नोट को पुलिस ने अपने पास रख लिया। अब बताते हैं कि आखिर उस नोट में क्या लिखा था। दरअसल कुछ ऐसी बातें लिखी थी ज्योत्सना राय ने कि वो आपको भी भावुक कर देगा। उसने अपने मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, ये तक उसने मौत के पहले लिखा है। इसके साथ ही उसके घर में एक और कोई रहता था जिसकी उसे मरने के बाद भी फिक्र थी, और उसने बकायदा उस नोट में जिक्र किया था कि मेरे मरने के बाद उसका ख्याल रखना, और मैं नहीं रहूँगी लेकिन उसका ख्याल रखना, उसे खाना पीना समय समय पर देना। इसके साथ ही उसने अपने मौत का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहराया है। उसने साफ साफ लिखा है कि मैं जो कदम उठा रही हूँ ये मेरी है, मैंने इसमें किसी को भी दोषी ठहराना गलत होगा। ये सारी चीज़ें उसके नोट में कही गई है, नोट में लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि मैं डेली की दिनचर्या से हैरान परेशान हूँ, मैं थक गई हूँ, और मैं ये प्रताड़ना वो कुछ भी ऐसे बोल रही थी कि मैं इस तरह के प्रेशर झेल नहीं पा रही हूँ जो मुझसे हो नहीं रहा है। और इसके साथ ही उसने लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उसने डिप्रेशन का जिक्र किया था कि मैं इस तरह की चीज़ों से जूझ रही हूँ जो मुझसे नहीं हो रहा, कि आगे भी मैं कर पाऊंगी, मैं कैपेबल हुई इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए उसने स्वतः बोला कि मैं खुद से ये ज़िंदगी त्याग कर रही हूँ, और उससे
पता नहीं अब क्या चीज़ें हैं, जाँच का विषय है, पुलिस ही जाँच करेगी। लेकिन ऐसी कौन-सी बात थी कि 1 दिन पहले फ़ोन पर झगड़ा होता है और झगड़े के दूसरे दिन वो एक नोट लिखती है और नोट लिखने के बाद वो हमेशा-हमेशा के लिए मौत के नींद सो जाती है। सब तो ठीक था, नोट में उसने 2 चीज़ों का ज़िक्र किया था। एक रैबिट यानी घर में उसके खरगोश रखा था, उसने रखा था जिसके साथ वो रहती थी। और कोई भी जानवर प्रेमी होते हैं, बहुत से होते हैं कि एनिमल लवर होते हैं, तो वो भी उसमें से एक थी ज्योत्सना राय। वो घर में खरगोश को पाली थी, जिसके तहत उसने नोट में बाकायदा उसका ज़िक्र किया था और लिखा था कि मेरे जाने के बाद खरगोश का ध्यान रखना, उसके खाने-पीने का ध्यान रखना। इसके साथ ही उसने अंतिम लाइन जो लिखी थी, वो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। उसने लिखा था कि मेरे मौत के बाद मेरा अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे करना। सोच सोच के भी आपको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है कि 29 साल की उम्र में एक हाई प्रोफाइल मतलब अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच गई थी। उसके करियर का शुरुआत था जिसमें उसने इस तरह के कदम उठाए कि हर परिवार समेत पुलिस भी हक्का बक्का रह गई कि आखिर इतने कम उम्र में इतनी क्या ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से ये इतनी मजबूत लड़की, उसने घुटने टेक दिए और उसे इतनी बड़ी ज़िंदगी छोटी लगने लगी कि उसने मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें कि ज्योत्सना राय यूपी के मऊ जिले की रहने वाली है। जैसे ही शनिवार को पुलिस वहां पहुंचती है तो सूचना परिवार को दिया जाता है, जिसके बाद आनन फानन में परिवार वाले वहां पहुंचते हैं और दूसरे ही दिन परिवार वाले एफआईआर भी दर्ज करवा देते हैं, जिसमें लिखते हैं कि उनकी बेटी ऐसा कठोर कदम नहीं उठा सकती, उसकी हत्या की गई है। ये जांच का विषय है और पुलिस को अच्छे से तहकीकात करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आखिर उनकी बेटी 29 साल की ज्योत्सना राय के साथ उस बंद कमरे में क्या हुआ जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया या उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 3 साल पहले उसकी पोस्टिंग अयोध्या में हुई थी, वहां पे अयोध्या में भी वो कार्यरत थी। इसके बाद 1 साल उसे यहाँ हुआ था बदायूं में बतौर सिविल जज, जूनियर डिवीजन पे वो वहां पर कार्यरत थी और जिसके दरमियान वो रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थी। उसके कई कर्मचारी, कई अधिकारी दोस्त भी बन गए थे, जिसकी वजह से जब शनिवार को वो 10 बजे अपने कोर्ट परिसर में नहीं पहुंचती तो कर्मचारी, अधिकारी इनमें से लोग पूछते हैं, जिसके बाद उसे फ़ोन मिलाया जाता है, फ़ोन नहीं उठाती, जिसके बाद थक हार कर सूचना पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंचती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक मिलता है, जिसके बाद पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है तो अंदर का भयावह मंजर देख पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या देखने मिल गया। वहीं परिवार की बात करें तो पिता और परिवार लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। वो बहुत होनहार थी, वो बहुत कैपेबल लड़की थी और वो मजबूत इरादों वाली लड़की थी। वो किसी भी परिस्थिति में इस तरह का कदम उठाएगी ये सपने में भी सोच नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।